नमस्कार, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में बड़ी खबर की। उत्तराखंड कांग्रेस में बगावत की तैयारी चल रही है। कुछ कांग्रेसी विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। देहरादून में कल विधायकों की बैठक होगी। कांग्रेस द्वारा उपेक्षा किए जाने से विधायक नाराज हैं। बैठक में हरीश दामी, मनोज तिवारी शामिल हो सकते हैं। मदन बिष्ट, मयूख मेहर, खुशहाल सिंह शामिल हो सकते हैं इस बैठक में। ममता राकेश, विक्रम नेगी, राजेंद्र भंडारी भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो देहरादून में कल विधायकों की बैठक होनी है। कांग्रेस की ओर से उपेक्षा किए जाने से ये विधायक नाराज हैं। बैठक में हरीश दामी, मनोज तिवारी शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बैठक क्योंकि उत्तराखंड कांग्रेस में बगावत की तैयारी चल रही है और कुछ कांग्रेसी नेता पार्टी छोड़ सकते हैं, कुछ कांग्रेसी विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं और कल देहरादून में इसी को लेकर एक बैठक भी आयोजित होनी है। दरअसल इन नेताओं की, इन विधायकों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि पार्टी ने उपेक्षा की है। तो ये कल देहरादून में बैठक होनी है और उत्तराखंड कांग्रेस में बगावत की तैयारी है। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। कांग्रेस में क्या फूट पड़ रही है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ डॉक्टर प्रवीण कुमार इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर अधिक बातचीत और जानकारी के साथ। प्रवीण, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है अंदर खाने से, कांग्रेस से? देखिए, जब से प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान हुआ है उसके बाद जो असंतुष्ट नेताओं की संख्या, खास करके विधायकों की संख्या बढ़ गई है। हाँ। और पहले ये माना जा रहा था कि गढ़वाल और कुमाऊं दोनों को बैलेंस करके दोनों पद दिए जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष अगर गढ़वाल से बनाए जाएंगे तो कुमाऊं से जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, या फिर कुमाऊं से प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाएंगे तो गढ़वाल को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला इस लिस्ट में, जो केंद्र, जो आलाकमान, कांग्रेस के आलाकमान के द्वारा जारी की गई है लिस्ट। इसमें सभी जो पद है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, नेता प्रतिपक्ष हो, उप नेता प्रतिपक्ष हो, ये सभी पद कुमाऊं को चला गया है। इसमें प्रीतम सिंह को दरकिनार किया गया, उनकी वरीयता को दरकिनार किया गया। हरीश रावत के जो समर्थक है उनको भी दरकिनार करने की बात सामने आ रही है। तो कुल मिला के देखें तो इन तमाम चीजों के बाद, लिस्ट जारी होने के बाद असंतुष्ट नेताओं, विधायकों की संख्या बढ़ी है। खबर ये मिल रही है कि 10 असंतुष्ट विधायक की बैठक होने वाली है। कल तक ये बैठक हो सकती है, आज रात या कल ये बैठक हो सकती है और उसमें ये सभी 10 जो विधायक है आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे कि आगे क्या कुछ करना है। तो क्या प्रवीण, जिस तरह आप बता रहे हैं कि गढ़वाल को प्रतिनिधित्व नहीं मिला और इसको लेकर नाराजगी नेताओं के भीतर है, अगर ये टूट होती है तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर इम्पैक्ट इसका क्या पड़ेगा और कितना पड़ेगा? देखिए, जो विधायक है जो नाराज बताया जा रहा है वो कितना आगे बढ़ सकते हैं ये बड़ी बात है, क्योंकि इनमें से दो विधायक, तकरीबन 2-3 ऐसे विधायक है जो पहले से भी बीजेपी के रडार पर रहे हैं। हाँ। और ये इनमें से एक विधायक ऐसे भी हैं जो कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री के लिए वो सीट खाली कर सकते हैं, कांग्रेस में को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि बैठक के बाद क्या रणनीति होती है, क्योंकि 5 साल तक विपक्ष में रहना है कांग्रेस को, और कांग्रेस की मजबूती के लिए कांग्रेस, जिस तरह से कहा जा रहा था कि सभी को लेकर आगे बढ़ेगी कांग्रेस, लेकिन वो इस लिस्ट में देखने को नहीं मिला नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है, किस तरह से डैमेज कंट्रोल किया जाता है, नाराज विधायकों को कैसे मनाया जाता है। तो क्या कुछ बेहतरी की उम्मीद इस बैठक में की जा सकती है और इसलिए बैठक हो रही है, प्रवीण? देखिए, जो नाराज विधायक हैं वो एक खास गुट के माने जा रहे हैं और उस गुट को जो लगता है कि उनके साथ जो है, उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है और उनको जो तवज्जो मिलने चाहिए थी वो नहीं मिली है। तो अब देखने वाली बात होगी कि वो किस तरह से बैठक में क्या क्या बातें होती है और उनके जो लीडर हैं जो कि बिहाइंड द कर्टेन काम कर रहे हैं वो किस तरह से उसको आगे बढ़ाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। इसके लिए हम लोगों को एक आध दिन का इंतजार करना चाहिए, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। प्रवीण, दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत शॉर्ट में एक आखिरी मैं आपका कमेंट चाहूंगा इस पर। एक तो ये है कि उम्मीदें क्या हैं, कैसे संतुष्ट इन नेताओं को पार्टी कर सकती है, क्या कोई गुंजाइश है? और दूसरा ये कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो अगले 5 साल भी कांग्रेस में ऐसी चीजें रहेंगी कि कांग्रेस अपने संगठन को मजबूती की जगह और ज्यादा खोखला कर देगी। निश्चित तौर पर जो पार्टी के अंदर जो चीजें निकल के आ रही है कि कांग्रेस को एक तो
अपने पैरों पे खड़ा होना है। 5 साल तक जनता के बीच जाना पड़ेगा और पार्टी के अंदर एक गुटबाजी अगर नहीं संभाली गई तो स्थिति बहुत मुश्किल है। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में दस्तक दे दी है और दूसरी पार्टी भी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई, तो सबको एका बना के आगे बढ़ना होगा और केंद्रीय जो आला कमान है, उनके जो लीडरशिप है, उनको इस पर सोचना होगा कि सबको कैसे आगे लेकर बढ़ा जाए। शुक्रिया आपका प्रवीण कुमार जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर प्रवीण कुमार जानकारी दे रहे थे। पार्टी सब कुछ ठीक करने की कोशिश कल की इस बैठक में करेगी। हालांकि बगावत के सुर नजर आ रहे हैं, गढ़वाल की उपेक्षा का आरोप लग रहा है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में पुनर्निर्माण के कार्यों के साथ साथ मास्टर प्लान के तहत जो कार्य होने हैं उनको तीव्र गति से करने का काम किया जा रहा है। सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर की माने तो केदारनाथ धाम में चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले ही 277 करोड़ रुपए के कार्यों का आदेश जारी कर दिया गया था, जिसमें से वहां पर विकास के कार्य हो सके। सचिव पर्यटन ने कहा कि जिन भवनों का ध्वस्तीकरण होना था उन भवनों के ध्वस्तीकरण का कार्य भी प्रगति पर है और जो सरकारी कार्यालय वहां पर उपलब्ध है उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था बना दी गई है जिससे कार्य चलते रहें। इसके अलावा अधिग्रहण को लेकर भी जिलाधिकारी को समय रहते हुए कार्य करने और बजट उपलब्ध कराने का काम किया गया है, जिससे किसी भी प्रकार से केदारनाथ धाम में विकास के काम धीमे ना पड़ सके। उधर सचिव पर्यटन ने कहा कि धामों में निर्माण के काम तीव्र गति से हो सके, उसके लिए हेलीकॉप्टर के जरिए सामान को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। जब यात्रा शुरू हो तो श्रद्धालुओं को वहां पर वो सभी सुविधाएं मिल सकें। अभी लगभग 277 करोड़ रुपए के कार्य हम लोगों ने आचार संहिता जारी होने के पहले अवार्ड कर दिए थे। उन कॉन्ट्रैक्टर्स को मोबिलाइज कर दिया गया है और उन्होंने वहां पर कार्य शुरू कर दिया है। अभी हमारी कंसल्टेंट्स की टीम और इंजीनियर्स की टीम है जो इंडिपेंडेंट पीएमसी कराते हैं, उनकी टीम ऑलरेडी ये बद्रीनाथ में है और वो साइट लोकेशन को आइडेंटिफाई कराते हुए हम लोगों को उनको पोजीशन दिया जा रहा है। जो आपके जो जगह उपलब्ध करा देनी थी उसके लिए बहुत सारे हमें भवन का ध्वस्तीकरण करना था। जो शासकीय भवन थे उसका ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पूर्ण हो गई है। बस ध्वस्तीकरण के चलते जिनकी वहां पर रहने की समस्या हो रही थी, जो ऑफिसेज वहां पर अभी नहीं रहे हैं, उनके लिए अल्टरनेट व्यवस्थाएं कर दी गई है। और साथ रोहित सोनी जुड़ गए हैं इस खबर पर संवाददाता अधिक बातचीत और जानकारी के साथ। रोहित, क्या कुछ प्लानिंग है इस कार्य को और तेज गति देने की और क्या कुछ मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए साल 2013 में आई भीषण आपदा के बाद से ही केदारनाथ में जो है पुनर्निर्माण के कार्य जारी हैं। अगर हम बात करते हैं, पहले चरण का जो कार्य था लगभग पूरा कर लिया गया है, तो वही दूसरे चरण में जो तमाम कार्य किए जाने हैं, जिसमें कुछ घाटों के निर्माण कार्य भी हैं और जो तीर्थ पुरोहित हैं उनके रहने के लिए आवास भी है। इसके अलावा जो काम किए जाने उसके अतिरिक्त अगर बात करें तो कुछ ध्वस्तीकरण का कार्य भी किया जा रहा है, क्योंकि जो कुछ पुराने घर बचे हुए थे उन लोगों को तोड़ करके नया बनाया जाना है। इसका कार्य जो है प्रक्रिया तेजी से चल रहा है। आचार संहिता लगने से पहले करीब 277 करोड़ रुपए का जो है कार्य किए जाने के लिए बजट भी जो जारी कर दिया गया था, उसके आदेश भी जारी कर दिए गए थे और वर्तमान समय फिलहाल भी ध्वस्तीकरण का कार्य जारी है। ध्वस्तीकरण का कार्य शुरू होने के बाद, यानी पूरा कार्य जब हो जाएगा उसके बाद से जो फिर पुनर्निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल जो वहां पर अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो चार धाम की यात्रा अगले महीने शुरू हो रही है। उसके दृष्टिगत जो तमाम व्यवस्थाएं मुकम्मल कराई जा रही है ताकि जो चार धाम में यात्री आएंगे उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए जो है वैकल्पिक व्यवस्था भी बनाई जा रही है ताकि जो पुनर्निर्माण के कार्य भी चलते रहे और चार धाम में आने वाले यात्रियों को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसको लेकर के भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि पुनर्निर्माण के कार्य लंबे समय से चल रहे हैं और तमाम काम ऐसे हैं उसको जल्दी से जल्दी पूरा किए जाने को लेकर के भी इस बार जो हेलीकॉप्टर की जो है इस्तेमाल किया जाएगा और हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो भारी भरकम सामान है मैदानी क्षेत्रों से, यानी कि कह सकते कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों पर, उसको हेलीकॉप्टर के माध्यम से ले जाया जाएगा और उससे जो है एक काफी समय बच जाएगा सामानों की ढुलाई में। तो इसको लेकर के कोशिश की जा रही है कि हेलीकॉप्टर की व्यवस्था इस बार की जाएगी और उससे जो सामान को ऊपर पहुंचाया जाएगा, जिससे जो है दिक्कत नहीं होगी। खासकर जो अगर सड़कों पे बात करिए चार धाम के लिए, खासकर केदारनाथ जाने के लिए जो पैदल मार्ग है उस पर काफी दबाव नहीं होगा और आसानी से चार धाम की यात्रा भी सुगम तरीके से चल पाएगी और केदारनाथ में जो पुनर्निर्माण के कार्य है वो अभी तेजी से हो पाएंगे। जी चलिए, शुक्रिया रोहित आपका जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। उधर गढ़वाल मंडल विकास निगम ने अब अपने खनन के क्षेत्र पर फोकस करते हुए अपने राजस्व को कई गुना तक बढ़ाया है। जीएमवीएन की प्रबंध निदेशक स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि निगम अपने खनन लॉट में बढ़ोतरी की है और उन्होंने बताया कि अब निगम के पास 16 लॉट मौजूद हैं।
बड़ी परेशानी और चुनौतियों के बाद खनन के इन लॉट्स को रिकवर किया गया है। इससे निगम के राजस्व में भी काफी वृद्धि देखने को मिल रही है। साथ ही कहा कि जहां एक तरफ अब केवल 4 लॉट से निगम को राजस्व प्राप्त हो रहा था, तो वहीं अब 16 लॉट से निगम के राजस्व में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि तकरीबन कर्मचारियों को एरियर, तनख्वाह और पेंशन में करीब 8 करोड़ का भुगतान किया गया है। इसके अलावा और भी कई ऐसी देयताएं थीं जिन्हें इस बढ़े हुए राजस्व के बाद निपटाया गया है। ये हमारे सभी लोगों द्वारा जीएमवीएन में हमारे जो आय के नए स्रोत हैं उसको भी तलाशने की और जो एग्जिस्टिंग स्रोत हैं उनसे आय बढ़ाने की भी काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं। तो उसी के क्रम में इस बार माइनिंग लॉट्स भी काफ़ी सारे संचालित हो रहे हैं, 16 लॉट संचालित हो रहे हैं। और साथ में जो हमारे पुराने लॉट से भी कुछ रिकवरीज नहीं हो पाई थी वो भी हम लोगों ने कर ली हैं। और इससे काफ़ी हमारे कर्मचारियों की जो पुरानी देयताएँ थी, ग्रेचुइटीज़, एरियर्स एंड लीव इनकैशमेंट्स आदि, उनका भुगतान भी किया गया है। और साथ में नए आय के लिए हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल पंप से अच्छी आय होती है तो उसमें श्रीनगर में एक नया पेट्रोल पंप भी स्थापित किया जा रहा है। तो उसकी कमिश्निंग हो गई है और कुछ ही दिनों में अप्रैल लास्ट तक वो हमारा जनता के लिए उसको खोल भी दिया जाएगा। हल्द्वानी शहर की सड़कों, नालियों, फुटपाथों पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का बुलडोजर फिर गरजा है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान कई पक्के निर्माण ढहा दिए गए हैं। जिले की वर्कशॉप लाइन पर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बता दें कि नगर निगम जिले में बड़ी तेजी के साथ अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, जिससे शहर को अतिक्रमण मुक्त कर साफ सुथरा किया जा सके। नैनीताल जिला प्रशासन और हल्द्वानी नगर निगम की संयुक्त टीम ने एक सप्ताह पहले अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेजकर खुद ही अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके बाद प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गई और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया। बता दें कि 10 से ज्यादा कच्ची और पक्की दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। नगर आयुक्त के मुताबिक साफ की गई जगहों पर पार्किंग और वेंडर जोन बनाए जाएंगे। आप हमारे पत्रकार साथी हैं जो कि इस अभियान को देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं, और इसमें बार बार हमारे ऊपर ये भी आरोप लग रहा था कि हम गरीबों का उत्पीड़न कर रहे हैं। लेकिन आपने खुद देखा है कि वर्कशॉप लाइन में किस प्रकार से यहाँ पर गंदगी के लोगों द्वारा की गई। सड़कों पर वर्कशॉप चलाया जा रहा है। वर्कशॉप की जो जगह उनको दी गई थी उसको भी कवर कर लिया गया है। कूड़े का ढेर लगा हुआ है। हमारा प्रयास यही है कि जो सड़कों पर कब्जा किया गया, नालियों पर कब्जा किया गया, फुटपाथ पर कब्जा किया गया है, और जो कभी दुकानें रही होंगी, आप देखिए यहाँ पर बड़े पैमाने पर खराब टायरों को सड़कों पर डंप किया गया है। एक तरह से सड़कों को कूड़ा घर बना दिया गया है। और जब हमारे मजदूर हमारे पर्यावरण मित्र आते हैं कूड़े ग्रुप में उनको ले जाने के लिए, तो उनको मना कर दिया जाता है। तो हमारा पूरा प्रयास है इस अभियान के अंतर्गत सड़क, नाली और फुटपाथ को खाली कराया जाए, और जो अवैध रूप से, कभी अस्थायी रूप से उनको दुकान करने की अनुमतियाँ दी गई थी, पक्का उन्होंने स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया था, उनको भी तोड़ने का काम किया है। अभियान लगातार जारी रहेगा। सांसद अजय टमटा ने केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा के लिए विभिन्न विभागों की बैठक ली। बैठक में सांसद ने कहा कि सभी विभाग केंद्र पोषित योजनाओं को समय से पूर्ण करें और केंद्र की योजनाओं को पूरा करने में जहां भी समस्या हो रही है उसे उच्च स्तर से निपटाने की कार्रवाई पूरी कराएं। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएमजीएसवाई की सड़कें मरम्मत के अभाव में खराब हैं, उनकी यथाशीघ्र मरम्मत कराई जाए। इस दौरान उन्होंने राज्य गठन के बाद पीएमजीएसवाई के तहत जिले में बनी सड़कों की अद्यतन रिपोर्ट 1 सप्ताह में प्रस्तुत करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। सांसद ने सड़क बनाने से पूर्व आपदा के मानकों का विशेष पालन करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए, सड़क बनाने में आ रही नीतिगत समस्याओं को उच्च स्तर पर समाधान कराया जाए। प्रकार से भारत सरकार के माध्यम से हमारे लोकसभा क्षेत्र के अंदर हम बजट लाते हैं, पैसा लाते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में, चाहे नेशनल हाईवे में, चाहे सीआरएफ के फंड में, चाहे जल जीवन मिशन के अंतर्गत, और विभिन्न प्रकार के ग्राम्य विकास मंत्रालय के माध्यम से गांव के अंदर होने वाले काम। और ये बहुत महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण काम है। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुसार हमको बहुत सारा पैसा इन सभी डिपार्टमेंट को दे रहे हैं, और इनकी क्वालिटी अच्छी हो, इनके काम अच्छे हों, जन उपयोगी हों, और लंबे समय तक इस पर हम उसका उपयोग कर सकें। इस निमित्त हम लगातार बैठक कर रहे हैं। सितारगंज में आरएससी के द्वारा कृषि अनाज मंडी में लगाए गए सरकारी क्रय केंद्र पर 12 दिन बीतने के बाद भी क्षेत्र के किसान अपना गेहूं लेकर नहीं पहुंच रहे, जिससे क्रय केंद्र पर गेहूं की तौल शून्य पर रुकी हुई है।
आरएफसी के द्वारा 1 अप्रैल से सितारगंज कृषि मंडी में क्रय केंद्र खोल दिए गए थे, लेकिन 12 दिन बीतने के बाद भी किसान अपना गेहूं लेकर क्रय केंद्र पर नहीं पहुंच रहे हैं, जिस कारण अभी तक क्रय केंद्रों की तोल शून्य पर ही टिकी हुई है। ये कहना है कि 1 तारीख से हमारे पूर्ण व्यवस्थाएं गेहूं क्रय केंद्र से संबंधित कर ली गई हैं और किसानों का हमारे द्वारा निरंतर रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है, जिसके साथ साथ उनको खरीद प्रक्रिया के अंतर्गत बताया भी जा रहा है कि अपने माध्यम से दूसरे किसानों से भी संपर्क कर यहाँ गेहूँ लाने का, गेहूँ की तौल कराने की इच्छा जाहिर करें, जिससे उनको सरकारी लाभ मिल सके, सरकारी मूल्य पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके। लंबी जद्दोजहद के बाद कालसी तहसील के लोहारी गांव को मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने खाली करा दिया। आपको बता दें कि 120 मेगावाट की व्यासी जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आए लोहारी गांव को खाली कराए जाने की कवायद लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन ग्रामीण मुआवजा दिए जाने और जमीन के बदले जमीन दिए जाने की मांग पर अड़े थे। हालांकि कुछ समय पहले सभी प्रभावित परिवारों को मुआवजे की राशि दी जा चुकी है, लेकिन ग्रामीणों के विस्थापन का कोई हल नहीं निकल पाया है। दूसरी ओर व्यासी जल विद्युत परियोजना के पूरे हो जाने के बाद लोहारी गांव खाली न होने से दिक्कतें आ रही थीं, जिसके चलते प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए ग्रामीणों को 48 घंटे में गांव खाली कराने का नोटिस चस्पा किया और समय पूरा होने के बाद प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर गांव में पहुंच गई। खत्म हो गया हमारा यहीं पे, हमारे बच्चों को तेल भी नहीं आया, हमारे लिए सब कुछ करा सरकार ने, हमें पैसे भी नहीं दिए, हमारी जमीन भी गई, हमारे लिए जमीन भी की कमी रही, सरकारी पास जमीन नहीं मिली, सब कुछ ऐसा सोचता है किसी के लिए। हम भी ये चाहते थे कि थोड़ा हमारे लिए सामान रखने के लिए, हमको रहने के लिए कहीं जाए। अभी हम निकल गए घर से, कहाँ जाए, हम सड़क में बैठना पड़ेगा हम वहाँ पे हैं। जो हमारे दादा बाबा की हटाना पड़ता था कि जमीन उस घर छोड़ के जाना पड़ा है हमको, कितने इससे छोटे छोटे बच्चों उठा के हमको जाना पड़ा। और ऐसा है, सब लोग धन्यवाद दे देना उस जवान जी को भी और सरकार को भी, बहुत अच्छा किया हुआ। तो फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार देखिए 25 बड़ी खबरें।